यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने एक शोध के माध्यम से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें यह कहा है कि 2010 की तुलना में 2024 में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल की कीमत में 95% की कमी आई है। जहां 2010 में प्रति वाट 200 रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं पर भारत के संदर्भ में ये बात कही गई है कि 2024 में आते आते इस पर जो खर्च है वो प्रति वाट 9 रुपए तक सीमित हो गया है। ऐसे में सौर ऊर्जा की दिशा में इसको एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, एक महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इनके सस्ते होने की दर ये बता रही है कि भारत ने सौर ऊर्जा की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति हासिल कर ली है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आई इसकी फोकस श्रृंखला में आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। वास्तव में इसके पीछे भारत ने अगर ये सफलता अर्जित की है तो क्या सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति का जन्म वाला है, ऐसा देखा जा सकता है, कहा जा सकता है। तो समग्र रूप से इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो देखिए, इसमें यह कहा गया है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की रिपोर्ट में कि जो सौर ऊर्जा के आधार पर हम जो बिजली बनाते हैं, तो उसमें प्रति वाट की अगर लागत की बात कर ले मोटा मोटी तौर पर, तो ये कहा गया है कि 2010 में जो फोटोवोल्टिक मॉड्यूल होता है, यानी कि सोलर पैनल जिसको आप सामान्य भाषा में कहें, उसकी कीमत 1 वाट का, अगर उसकी क्षमता 1 वाट है तो उस पर 200 रुपए आपको खर्च करने पड़ते थे। यानी कि अगर 1 किलोवाट का पैनल लगवा रहे हैं तो आपको 2010 में उसके लिए 1000 वाट होता है 1 किलोवाट में, तो आपको 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ते थे। वहीं अब की अगर बात की जाए, 2024 की बात की जाए, तो उसके लिए अब आपको 9 रुपए प्रति वाट, इसका मतलब लगभग 9000 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। अब कितने में वो आपको पड़ रहा है वो एक अलग विषय है, लेकिन ये इस शोध पत्र के माध्यम से ये बताया गया है। तो इस आधार पर एक प्रगति को हम देख सकते हैं कि जो 2010 से लेकर 2024 के तक का जो सफर है, इसमें जो लागत में कमी है वो एक प्रगति के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि कोई भी अगर आप मशीन बना रहे हैं, कोई भी आप वस्तु बना रहे हैं, अगर उसको आप बल्क में बनाते हैं तो आपको वो बल्क में बनाना सस्ता पड़ता है। अगर किसी भी चीज को एक पीस बनाना हो, मान लीजिए आप शादी का कार्ड छपवाने जा रहे हैं, अगर एक कार्ड आप छपवाएंगे तो लागत उसमें ज्यादा आएगी, इसलिए उसकी कीमत जो होगी ज्यादा होगी। वहीं पर अगर बल्क में अगर आपको 1000 कार्ड छपवाने होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सस्ता मिलेगा। कुछ ऐसा ही इसको आप आसान भाषा में समझ सकते हैं कि अब हम जो सोलर की दिशा में आगे बढ़े हैं तो फोटोवोल्टिक जो मॉड्यूल्स होते हैं उनको बल्क में इस्तेमाल किया जा रहा है। गांव गांव में इसको फैलाने के लिए विभिन्न योजनाएं सरकार के द्वारा जो चलाई गई हैं, इसकी वजह से इसकी जरूरत भी ज्यादा पड़ रही है और जरूरत ज्यादा पड़ने की वजह से इन पर आने वाला खर्च भी कम हुआ है। साथ साथ कुछ नई तकनीकियों का इस्तेमाल भी हुआ है। तो इन सभी पक्षों को हम एक एक करके समझेंगे। महत्वपूर्ण यह खबर है, कैसे बनी ऊर्जा सस्ती और सुलभ, इस शीर्षक के अंतर्गत। तो ये आपको बता दिया गया है मोटा मोटी, और पूरी दुनिया के संदर्भ में तो ये बात है ही महत्वपूर्ण, लेकिन सौर ऊर्जा को अपनाने की दिशा में भारत के लिहाज से एक महत्वपूर्ण मोड़ के तौर पर इसको देखा जा रहा है। इसी की वजह से आज अगर हमको 24/7 बिजली की दिशा में अगर हम लगभग बढ़ गए हैं तो इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान। उसमें केवल सौर ऊर्जा पैनलों का ही योगदान नहीं है, बल्कि जो बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी है उसका भी अहम रोल है। क्योंकि जो सौर पैनल होता है, सौर पैनल तो सौर ताप से, सूर्यताप से बिजली बनाने का काम करता है। इसके अलावा जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है उसका भी सस्ता होना, यानी कि उसका इस्तेमाल भी बढ़ा है, क्योंकि हम सौर ऊर्जा की जो तकनीक है उसमें इस बैटरी की वजह से जो सौर ऊर्जा है उसको स्टोर भी कर लेते हैं और फिर उसको स्टोर करके जितनी खपत होती है, बाकी जो हमारी ऊर्जा होती है वो स्टोर होती है। तो इस तकनीकी की वजह से हम इसको और बेहतर बना पाए हैं। इस तरह से हम कहें तो बैटरी की खपत भी बढ़ी है, और बैटरी की खपत बढ़ने से भी हम कह सकते हैं कि जो सोलर पैनल है उससे बिजली बन रही है, बैटरी में स्टोर हो रही है, जिससे रात को भी आपको बिजली मिल जाती है। अब 2020 में बैटरी यूनिट की भी आप बात देख ले, एक यूनिट बैटरी स्टोरेज की कीमत जहां 13,860 रुपए थी, वहीं 2024 में वो कीमत घटकर 8,388 रुपए हो गई है। यानी इसकी खपत भी बढ़ रही है, इसीलिए ये भी सस्ता हुआ है। साथ ही साथ जो नई बैटरी बनाई जा रही है उसकी उम्र ज्यादा है, अर्थात जो तकनीकी है उसका इस्तेमाल किया गया है। अब ये बैटरी जो है, एक बैटरी की अगर बात करें तो 15,000 बार चार्ज और डिस्चार्ज हो सकती है। इसका मतलब उसकी उम्र बढ़ गई है। तो ये दोनों ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इसकी कीमत भी कम हुई है और एफिशिएंसी भी बढ़ी है। तो पहले औद्योगिक बिजली जो थी उसकी कीमत आप देखिए कि वो 7.90 प्रति यूनिट जो थी, अब अगर इस तकनीकी का इस्तेमाल लगातार होता रहेगा, ऐसा इस शोध पत्र में कहा गया है, तो सोलर और स्टोरेज की जो कीमत है वो उसकी वजह से
इस जो बिजली की कीमत है 4 से 4.70 प्रति यूनिट तक पहुंच जाएगी, यानी इसका फायदा मिलेगा। कुछ अन्य फायदे भी हैं, जैसे हम कोयला आधारित जो बिजली बनाते हैं हम, उसमें क्या होता है, एक तो उपलब्धता की अगर बात करें, एफिशिएंसी की बात करें, तो कोयला संयंत्र के माध्यम से 85% है, वही सोलर प्लस स्टोरेज टेक्निक के माध्यम से बात करें तो उसकी 95% से 100% की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। वहीं लागत की बात करें तो ये महंगी होती है, कोयला संयंत्र जो होता है, वहीं पर सोलर स्टोरेज प्रणाली जो है वो सस्ती होती है। समय की बात कर लें अगर, तो इसको बनने में, कोयला संयंत्र से जो बिजली बनती है, समय ज्यादा लगता है, वर्षों लगते हैं, यह वही इनमें महीनों में ही ये काम पूरा होता है। वही प्रदूषण की बात कर लें, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है आपके एग्जाम के लिहाज से भी, तो ज्यादा प्रदूषण होता है कोयला संयंत्र से बिजली बनाने में। वहीं पर सोलर स्टोरेज की बात करें तो इमिशन जीरो होता है। इसी वजह से पर्यावरण अनुकूल तकनीकी के होने की वजह से ही ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है। अब सौर ऊर्जा आप जानते ही हैं क्या होता है, तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। सूर्य के तप से, सूर्य से हमें जो प्रकाश मिलता है, जो हीट मिलता है, उसको हम क्या करते हैं, बिजली बनाते हैं, उसको उष्मा में बदलते हैं और फिर उसको हम घरों में, उद्योगों में और विभिन्न स्थानों पर अन्य कार्यों में उपयोग करते हैं। इसी को हम सौर ऊर्जा के रूप में जानते हैं। अब देखिए, सौर ऊर्जा को दो मुख्य तरीकों से हम इस्तेमाल करते हैं। पहला, जिसका नाम लिया गया फोटोवोल्टिक यानी पीवी सिस्टम होता है। इसमें आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये प्रणाली, इसमें सौर पैनल लगा होता है और सीधे सूर्य का प्रकाश जब इस सौर पैनल पे टकराता है तो यहाँ पर लगे होते हैं सेमीकंडक्टर, और सेमीकंडक्टर क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो सीधे तौर पर इसमें हम इनमें फोटोवोल्टिक सेल अर्धचालक की सहायता से क्या करते हैं, सूर्य की रोशनी को सीधे बिजली में कन्वर्ट कर देते हैं। वहीं दूसरा जो तरीका होता है वो होता है सौर तापीय ऊर्जा प्रणाली, जिसको सीएसपी भी कहते हैं। यानी कि आप इसमें क्या होता है सौर तापी में, तो देखिए ये ढेर सारे आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं, ये मिरर्स लगे हुए, और इन मिरर्स की सहायता से, इन कांच की सहायता से हम क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को आने देते हैं और उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं। और सूर्य तत्व को एक जगह इकट्ठा करने के बाद जब वो ऊष्मा एक जगह एकत्र होती है तो उससे भाप बनता है, और भाप से फिर क्या होता है, वो भाप गर्म होकर ऊपर होगा, पानी गर्म होगा, भाप बनेगा, और फिर वो टरबाइन को घुमाएगा और फिर उससे बिजली बनेगी। तो ये दूसरी प्रणाली होती है जिसको सौर तापीय ऊर्जा प्रणाली कहते हैं। इसमें मिरर्स यानी दर्पणों की मदद से सूर्य की रोशनी को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। ये देख रहे हैं आप, ढेर सारे दर्पण लगे हुए हैं, और फिर उससे जो संकेंद्रित ऊर्जा होती है उससे भाप बनेगा और फिर टरबाइन को घुमाकर बिजली का प्रोडक्शन होता है। तो ये दो तरीके होते हैं। अब भारत में सौर ऊर्जा क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत के लिहाज से क्या महत्व है, तो देखिए कई महत्व है। एक तो भारत की जो संरचना है उसमें हम देखें तो बहुत ऐसे दुर्गम स्थान भी हैं, कुछ पहाड़ी स्थान है, लद्दाख का क्षेत्र है, उत्तराखंड का क्षेत्र है, नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, कुछ ऐसे गांव हैं जो मुख्य धारा से अलग हैं। ऐसी जगहों पर सौर ऊर्जा एक बहुत ही बेहतर कदम के रूप में देखा जाता है। साथ ही साथ भारत ने जो जलवायु लक्ष्य अपने रखे हैं उसके लिहाज से भी सौर ऊर्जा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैश्विक रूप से अगर देखा जाए तो हम वैश्विक तापमान को घटाने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए हम लगातार ऐसी एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं जो कि जीवाश्म ईंधन से ना बनती हो। तो ऐसी दिशा में जलवायु लक्ष्य पूरे करने में तो ये सहायक है, क्योंकि 2030 तक अगर उत्सर्जन की तीव्रता में हम कहें तो 45% की कमी करना, 2010 के लेवल के मुकाबले 45% की कमी करना, ये हमने अपना लक्ष्य तय किया है। ठीक है। इसी तरह से 50% बिजली उत्पादन क्षमता और गैर जीवाश्म ईंधनों से, यानी जो जीवाश्म ईंधन नहीं है, चाहे पवन ऊर्जा हो, सौर ऊर्जा हो, उससे हमारा प्राप्त करना, ये भी लक्ष्य है। साथ ही साथ 500 गीगावाट की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का भी हमने लक्ष्य रखा है कि हम 500 गीगावाट जो है इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। किससे प्राप्त करेंगे, तो गैर जीवाश्म यानी कि पवन ऊर्जा से प्राप्त कर ले, सौर ऊर्जा से प्राप्त कर ले। अब देखिए ये जो है, अगर COP26 की बात करें जो ग्लासगो सम्मेलन हुआ था, पंचामृत घोषणा, उसी के अंतर्गत हमने ये 500 गीगावाट वाला लक्ष्य रखा था। अब देखिए, एक तो ये लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है सौर ऊर्जा। ये तभी प्राप्त होगा जब सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को या अन्य रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसको हम बढ़ा सके, तो सौर ऊर्जा का यहाँ इंपॉर्टेंस होगा। इसके अलावा भविष्य की हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ जीवाश्म ईंधन पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। चाहे कोयला हो, चाहे पेट्रोलियम हो, या इन चीजों पर हम विदेशों पर निर्भर हैं। अब ऐसी दशा में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर हम विदेशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हमेशा नहीं रह सकते हैं। तो भारत का उपयोग भी आप देखिए, अगर वैश्विक औसत पूरा निकाला जाए तो उस वैश्विक औसत से भारत का उपयोग जो है वो 3 गुना ज्यादा है। तो इसलिए भारत की जो ऊर्जा आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए भी हमें एक विकल्प चाहिए, और विकल्प के तौर पर सोलर एनर्जी भारत के लिहाज से बहुत मुफीद है।
साथ ही साथ अगले 20 वर्षों में अगर देखें तो ऊर्जा की मांग में वृद्धि भी हो रही है, 25% बढ़ने की संभावना भी बताई गई है। इसके अलावा भारत में इस ऊर्जा के महत्व के अंतर्गत अगर आप देखें तो ग्रामीण विद्युतीकरण में अगर आप देखें उसमें भी सोलर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता है, क्योंकि दूर दराज के ऐसे गांव हैं जहां पर ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम जो होता है एक बेहतरीन समाधान के रूप में इसको देखा जाता है। ऑफ ग्रिड का मतलब ही होता है एक ऐसी सौर प्रणाली होती है जो बिजली ग्रिड से जुड़ी नहीं होती, यानी कि जो बिजली ग्रिड से कनेक्ट नहीं होगा उसको ऑफ ग्रिड के तौर पर जाना जाएगा। और इसमें क्या होता है, इसमें एक सोलर पैनल होता है, सोलर पैनल के अलावा एक बैटरी होती है और एक इन्वर्टर होता है, और इसको ग्रिड से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये सूर्य के से प्रकाश इस पर आएगा, सोलर पैनल पर टकराएगा, इससे जो है ऊर्जा बनेगी और फिर बिजली बनेगी। ऊर्जा ये क्या होगा, इस जो एक्स्ट्रा होगा इस बैटरी में स्टोर हो जाएगा, और इन्वर्टर फिर क्या करेगा, इसको बताएगा कि कब इस ऊर्जा को खर्च करना है कब नहीं खर्च करना है। ठीक है। अगला है ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सुरक्षा। हम ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सकें, इसलिए भी जरूरी है सोलर एनर्जी, ताकि जो विदेशी तेल और कोयले पर हमारी डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा न रहे। इसके अलावा पर्यावरण लाभ, पर्यावरण का लाभ का मतलब कि इसमें जो कार्बन का उत्सर्जन है वो जीरो इमिशन है, इस लिहाज से पर्यावरण को क्षति भी नहीं पहुंचाता है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। और साथ ही साथ अगर आप देखें, अगर सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया जाएगा लगातार, इससे हम ग्रामीण स्तर पर कह सकते हैं, छोटे छोटे शहरों में कह सकते हैं कुछ स्टार्टअप शुरू होंगे, और इसकी वजह से वहां पर रोजगार का सृजन भी होगा, तो हमारा एक आर्थिक पक्ष भी है। अब भारत क्यों आदर्श देश है सौर ऊर्जा के लिए, वो क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो भारत को एक आइडियल हम कह सकते हैं जगह के रूप में प्रस्तुत करते हैं सोलर एनर्जी के रूप में, इसीलिए आप भारत की सोलर एनर्जी में प्रगति भी देख रहे हैं, तो वो काफी बेहतर है। तो देखिए, तो भारत में प्रचुर मात्रा में सोलर एनर्जी के लिए सबसे जरूरी क्या है कि आपको ज्यादा समय तक सूर्य का प्रकाश मिलता रहे। तो भारत में लगभग 300 दिन ऐसे हैं एक वर्ष में जब हमको सूर्य का प्रकाश मिलता है पर्याप्त मात्रा में, तो इसलिए सबसे बड़ी ये है चीज कि हमको सूर्य की रोशनी की जो उपलब्धता है वो बहुत अच्छे और लंबे समय तक है। साथ ही साथ देश के पास बहुत सारी ऐसी खाली जमीनें हैं जहां पर ये पैनल जो सोलर एनर्जी के लिए जो पैनल लगाए जाते हैं वो उपलब्ध है। अब देखिए, ये कहा जाता है कि एक्सपर्ट्स ही ये कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर केवल जो खाली पड़ी हुई जमीन है, जो बंजर जमीन है, उसके 3% हिस्से को ही कवर कर लिया जाए तो यहाँ पर 748 गीगावाट की सौर ऊर्जा की जो क्षमता है, उस जो संभावना है वो यहाँ पर जनरेट की जा सकती है। तो इसलिए ये जमीनें भारत के पास है उपलब्ध। इसके अलावा सरकार द्वारा जो चलाई जा रही विभिन्न योजनाएं हैं सौर ऊर्जा की दिशा में, उनका भी महत्वपूर्ण रोल है, चाहे वो राष्ट्रीय सौर मिशन हो, पीएम कुसुम योजना हो, सोलर रूफटॉप योजना हो, जो कि लोगों को प्रेरित करती हैं कि सौर ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा अपनाया जाना चाहिए। तो इस लिहाज से भी भारत के लिए आप देखें तो आइडियल कंडीशन भारत को बनाने में इन योजनाओं का भी योगदान है। लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियों में एक तो ये है कि अगर परमाणु ऊर्जा की तुलना में देखें, बिजली बनाने की तुलना में जितनी जगह जगह की आवश्यकता होती है उससे कहीं ज्यादा आवश्यकता होती है सोलर एनर्जी में, तो उससे 300 गुना ज्यादा जमीन की जरूरत होती है, तो ये एक चुनौती के रूप में हम कह सकते हैं। दूसरा है बिजली ग्रिड की कमी। अब देखिए, बिजली ग्रिड यानी सोलर एनर्जी तो हम बना ली, लेकिन उस एनर्जी को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ग्रिड होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए। जैसे बिजली का उत्पादन आप मान लीजिए कहीं कर रहे हैं, फिर उत्पादन आपने इस जगह पर किया और उसके बाद इस बिजली को आप क्या करते हैं, हाई लेवल के जो तारों के माध्यम से दूसरी जगह आप भेजते हैं, तो बिजली यहां से जनरेट होती है, फिर हाई लेवल के जो तार लगाए जाते हैं हाई वोल्टेज के, उससे वो किसी खास जगह पर भेजे जाते हैं और फिर यहाँ से लोगों के घरों में भेजे जाते हैं। ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, ग्रिड कहलाता है, ग्रिड बनता है, एक सिस्टम बनता है। तो ऐसी दिशा में अगर हम सोलर से एनर्जी तो बना रहे हैं, लेकिन एक ग्रिड जब तक एक संरचना, आधारभूत संरचना नहीं डेवलप करेंगे तब तक ये चीज हम कह सकते हैं कार्य रूप में नहीं परिणित होगी। तो इसके लिए क्या होगा, एक मजबूत ग्रिड सिस्टम चाहिए ताकि ऊर्जा को स्टोर करने की तकनीकी भी हमारे पास हो, उसको वितरित करने की तकनीकी भी हो। हालांकि स्टोर करने की जो तकनीकी है मौजूदा समय में वो काफी महंगी है और सीमित है, तो ये एक चैलेंज हमारे सामने अभी भी बना हुआ है। फिर खनिजों का दोहन और प्रदूषण भी एक समस्या है। क्यों? क्योंकि ये जो बैटरियां बनती हैं, जो पैनल्स बनते हैं, इसमें कुछ ऐसे आप देखेंगे तत्व होते हैं जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया। इनको जब इन तत्वों को निकाला जाता है तो उस निकालने के लिए बहुत पानी लगता है उनके शोधन में, और भारी CO2 गैस भी निकलती है। तो ये भी एक पहलू है कि हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनको प्राप्त करना भी एक दोहन है, और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी हम जो चीजें यहाँ पर एमिशन हो रहा है वो नुकसान है। फिर घरेलू प्रोडक्शन में कमी है, हमारा घरेलू प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं है जितने खपत की आवश्यकता है, इसमें और काम करने की आवश्यकता है, एक चैलेंज है। अलग अलग राज्यों की जो पॉलिसी है उसमें अलग अलग जो विभिन्नताएं हैं वो भी कहीं ना कहीं एक चैलेंज के रूप में हमारे सामने आती हैं।
और सौर पैनलों को हर 20 साल में बदलना। इसलिए एक समस्या हम कह सकते हैं कि जो कचरे की हो सकती है वो भी हमारे सामने आ सकती है, तो एक ये समस्या भी है। अगला है अब क्या हो सकता है, ये तो सारी समस्याएं हैं, इसमें आगे की राह क्या हो सकती है? तो देखिए जहां समस्याएं हैं वहां रास्ते भी। आगे की राह की बात करें, स्मार्ट ग्रिड हम बना सकते हैं, विशेष तौर पर गांवों में जो माइक्रो ग्रिड है और आधुनिक ग्रिड है ये हम बना सकते हैं। छोटे छोटे ग्रिड बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम बड़ी आधारभूत संरचना ही डेवलप करें। जमीन जो है, बहुत सारी ऐसी जमीन है, हम हो सकता है उतनी ज्यादा जमीन उपलब्ध ना हो, तो हम क्या करें, हम पानी को, जो जल स्रोत है उसके ऊपर सौर पैनल लगा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जमीन का सही उपयोग कर सकते हैं। फिर जो पॉलिसी है, जो केंद्र सरकार की नीतियां और राज्य सरकार की नीतियां उसमें साम्यता हो, ऐसी नीति हम बना सकें कि एक जैसी हो, आसान नीतियां हो, बहुत उलझाऊ नीतियां ना हो, तो पॉलिसी को हम सरल कर सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, सोलर पैनल, बैटरी और सौर पंप जो भी है इनके संयोजन में हम कैसे सुधार करें, तो नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम इसको और ज्यादा उन्नत बना सके। इसके अलावा अगर कचरे की बात है तो रिसाइकलिंग एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम कचरे की समस्या का समाधान कर सकते हैं, और स्थानीय निर्माण को बढ़ावा देके मेक इन इंडिया को हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देते हुए हम कह सकते हैं कि आर्थिक पक्ष को भी हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये आगे की राह हो सकती है, और इन सभी समस्याओं को उपयोग करते हुए भारत एक नई सौर ऊर्जा क्रांति की दहलीज पर खड़ा है और उसको साकार रूप दे सकता है। आगे बढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्न पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि न्यू सेशन सेल दे रहा है दृष्टि आईएएस आपको, जिसके तहत आपको मिल रहे हैं दृष्टि आईएएस के ऑनलाइन कोर्स पे 3 जून तक 40% आपको छूट मिल रही है, तो इसका लाभ आप उठाएं। इसके अलावा बुक्स और डीएलपी पे भी आपको छूट है 25% की, और 8750187501 ये वो नंबर है, इस पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। याद रहे 3 जून तक ये छूट है, तो 3 तारीख इसकी आखिरी तिथि है, उससे पहले इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। अंत में अभ्यास प्रश्न, और अभ्यास प्रश्न की जिम्मेदारी हमेशा की तरह आप पर होती है। क्या है अभ्यास प्रश्न? तो भारत ने यूएनएफसीसीसी COP26 में किस कार्यक्रम के अंतर्गत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा का लक्ष्य रखा है? विकल्प आपके सामने है, अमृत योजना, पंचामृत, उजाला मिशन या सौर शक्ति अभियान। तो उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि इसका सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। करते रहें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।